तो स्टूडेंट मैं आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जो कि डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया और आपके अपकमिंग आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मार्क्स के स्टूडेंट 25 क्वेश्चन हैं जो कि पूरे सिलेबस के वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे और इनमें भी हम जो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज। तो मतलब इसमें गामा 1/2 का मान बताइए। गामा 1/2, देखो ये गामा का साइन है। हाँ, एल को अगर उल्टा ऐसे कर देते तो गामा बन जाता है और गामा फंक्शन क्या होता है इसका डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गामा 1/2 की वैल्यू आपको सीधे सीधे याद रखनी होती है, वो है आपका √पाई। गामा 1/2 जो होता है ना, गामा 1/2 का मान जो होता है ना √पाई होता है, याद रख देना बस, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल लेक्चर, इसका 10 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। डिटेल लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए। गामा 1/2 √पाई है, ठीक है, याद रख लेना बस, इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स कंफर्म, बस √पाई लिखना है आपको और कुछ नहीं करना, ओके। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, मतलब जो कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक जो होता है वो हमेशा किसके बीच लाई कर रहा है, ये लिखना है कि कहां से कहां तक लाइज करता है, किसके बीच होना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जब 10 मार्क्स का, देखिए इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और हर साल आता है और उसमें आर बराबर फॉर्मूला पूछा जाता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखिए, तो आर बराबर 1 - 6 समेशन d² अपॉन n × n² - 1 होता है। वो भी बार बार पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू किससे किसके बीच, मतलब कहां से कहां तक लाइज करती है ना, ये सहसंबंध गुणांक का मान कहां से कहां तक लाइज करता है। अब सहसंबंध, अब देखिए ऐसा है कि अगर आपने डिटेल लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। हम पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद ये कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है इसलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप केवल सीधे क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं, अगर सिलेबस आपने अभी पूरा डिटेल लेक्चर हमारे सिलेबस के नहीं पढ़े हैं, तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही पता नहीं होगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, क्या पढ़ा रहे सर। हाँ, तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो उनको तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप शुरू से, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होने के बाद सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू किया पढ़ाना, तब से आप कंटिन्यू जो हम वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं उनको कंटिन्यू आप एक एक लेक्चर को क्रम से देखिए, एकांत में बैठ के नोट्स बनाइए, तो फिर आपको ये चीजें बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। थोड़ा बहुत कठिन लगेंगे तो अभी क्लियर बिल्कुल हो जाएगी जिन्होंने सीरियल से लेक्चर पढ़े हैं, ओके। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होता है स्टूडेंट, वो हमेशा -1 से लेकर +1 तक लाइज करती है। मतलब -1 to, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R belongs to क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच लाइज करती है, यहां से लेकर यहां तक लाइज करती है। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी भी नहीं होती है कोरिलेशन। जब भी आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान निकालते हैं तो 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, -1 से छोटा भी नहीं। अगर इससे छोटा या बड़ा, 1 से बड़ा या -1 से छोटा मान निकलता है आर का, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आया है। तो इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच ही आना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे -1 से +1, बस खत्म, 2 मार्क्स कंफर्म। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध क्या, देखिए स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास जो है
पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें से हमने कई क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करवा के अपलोड कर चुके हैं। आप अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन पेपर वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन पेपर हम करवाने वाले हैं, ठीक है जी। तो एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करवाएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से, जो हमने अप्लाइड मैथ्स 2 के प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशल, वहां जाके आप एक एक क्वेश्चन को क्रम से देखेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है जी। तो इसी को आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल स्टडी आपने करी हो, क्योंकि डायरेक्ट आप करेंगे, बिल्कुल भी आप कुछ नहीं पता आपको, डायरेक्ट आप करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। नहीं होती है दिक्कत तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड के बीच रिलेशन बताइए क्या होगा। मीन, तो देखिए मीन मीडियन मॉड के बीच जो रिलेशन होता है ना, वो ये होता है कि m बराबर m, और हम देखो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं MO ME और M, ठीक है जी। यहाँ इज इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। तो ये आपका मीन मीडियन मॉड के बीच रिलेशन है। ये MO मतलब मॉड है, ME मतलब मीडियन है, और M मतलब मीन है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है, याद रखना इसको। हाँ, मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आता है। मॉड और मीडियन दे रखा होगा, बोला जाता है कि मीन निकालिए, ऐसा भी पूछा जाता है, या फिर ये रिलेशन पूछे जाते हैं। इसमें स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी m यहाँ पे लिख देते हैं और MO को यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, MO ME ME घटते क्रम में पहले डिक्शनरी के, और फिर यहाँ पे 2 डंडे हैं तो यहाँ सिंगल डंडा, एक डंडा कम हो गया, यहाँ पे 3 है तो एक यहाँ कम हो गया, 2 हो गए। इस टाइप से इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको ऐसे याद करेंगे। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड मीडियन ऑफ द सीरीज 2, 3, 2, 5, 4, 6। मतलब एक आपको सीरीज दे रखी है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। इस सीरीज की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यिका। हाँ, स्टैटिस्टिक्स का देखिए, मीन मीडियन मॉड हो, माध्यिका हो, कोई भी ये टॉपिक जितने भी हैं सबके डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले डिटेल स्टडी कर लीजिए, डिटेल लेक्चर देख लीजिए, तब इनको समझिए। ओके, अच्छा, मीन मीडियन। हाँ, तो देखिए जब भी स्टूडेंट मीडियन निकालना हो, जब भी x की वैल्यूज दे रखी है, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालना हो, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए, कि जो भी आपको x की वैल्यूज दे रखी है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, तो सबसे पहले कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या आरोही क्रम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले आएगा, 2 है पहले, तब है उसके बाद 3 है, तब 4 है, तब 5 है, तब 6 है, ठीक है जी। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। उसके बाद माध्यिका का मतलब, मीडियन का मतलब होता है ठीक बीच का आंकड़ा, लेकिन ठीक बीच का इसका नहीं, इसका लेंगे तो ये 5 होगा, ठीक बीच का, ये गलत हो जाएगा। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद ठीक बीच का निकालना है। ठीक बीच का यहाँ पे 4 है, तो इसलिए यहाँ पे मीडियन बराबर 4 हो गया आंसर। बस कुछ नहीं करना, ठीक है जी, सिंपल है। अच्छा, इसी प्रकार से राइट द ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dqy अपॉन dxu का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू dy बाई dx स्क्वायर प्लस 5 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। मतलब ये अवकल समीकरण दे रखी है। इस अवकल समीकरण का ऑर्डर मतलब कोटि, डिग्री मतलब घात, कोटि और घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है जी, सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका और डिग्री क्या होगी इसकी, ठीक है जी। ऑर्डर जो होता है, जितनी बार डिफरेंशिएट होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे मिलेगा आपको, वही इसका ऑर्डर होता है। जैसे dy बटे dx है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, ठीक है जी। d2 बटे dx स्क्वायर मतलब 2 बार, 2 अगर यहाँ पे आएगा ना तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। dq बटे dx क्यूब, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएट, तो सबसे ज्यादा बार 3 है, तो ऑर्डर इसका 3 हो गया जी, ठीक है जी। ओके, हाँ,
अब चलते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या होती है जी? डिग्री जो होती है, जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो होल पावर होती है वो डिग्री होती है। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इसमें डी क्यू वाई बट डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू है, तो इसकी होल पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री ये इसकी 2 हुई। ठीक है, जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना, और नहीं सुना है तो टक 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 करके 10 सेकेंड पीछे जाओ और सुन लो कि मैंने क्या बोला है। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व इंटीग्रेशन साइन 3x dx। साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। डिटेल लेक्चर ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है लिख दीजिए, बात खत्म, कुछ नहीं करना। देखो होता क्या है कि साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है, माइनस लगा दो बस, माइनस cos x। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 3x। साइन 3x का माइनस cos 3x। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो साइन 3x का साइन माइनस cos 3x होगा। लेकिन अपॉन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो आता है भैया, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट कुछ था ही नहीं, तो इसलिए अपॉन में नहीं आया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो अपॉन में 3 आ गया, और प्लस c इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगाते ही हैं तो आंसर हो गया, बस खत्म कहानी। प्लस c क्यों लगाते हैं? ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट मीन ऑफ द सीरीज 5, 4, 2, 6, 8। मतलब ये जो सीरीज दे रखी है इसका मीन निकालना है। तो जब अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर में तो हम बता चुके हैं। उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे करना है देखिए, मीन निकालने का, मीन जो निकलता है ना, एक्स बार बोलते हैं उसको। मीन बराबर मीन का जो फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए वो होता है समेशन एक्स बटे एन। समेशन एक्स का मतलब जितनी भी एक्स की वैल्यूज दे रखी है उनको जोड़ दो और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दो। तो समेशन एक्स का मतलब एक्स की वैल्यूज को जोड़ दो, सम कर दो। 5 + 4 + 5 + 4 + 2 + 6 + 8 कर दो भैया। हाँ, और अपॉन में 2, n क्या आएगा? n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डाटा, 1 2 3 4 5 डाटा है तो n की जगह 5 आ जाएगा। बस जोड़ दो इनको। 5 और 6 9 और 2 11 और 6 11 और 6 कितना होता है भैया? 17 17 और 8 17 और 8 25 और बटे 5 25 बटे 5 5 5 25 5 आपका आंसर आ गया भैया। औसत, हाँ माध्य को औसत भी बोलते हैं, मीन को औसत भी बोलते हैं भैया। हाँ, मीन को औसत भी बोलते हैं। तो एवरेज जो है इन डाटास का 5 आया है, मीन इसका 5 आया है। बस यही आंसर है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है जी, हो गया जी। चलो मिटा देते हैं जी। अगर आपने नोट नहीं किया तो टक टक करके पीछे चले जाइए भैया, 10 सेकेंड है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट। जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 भी होता है भैया। हाँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एग्जैक्ट देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन कर रखा है। एक वेरिएबल सेपरेशन, एक होमोजीनियस, एक लीनियर और एक एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डिटेल लेक्चर में आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये कंडीशन होती है हाँ, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है इफ डैश डैश डैश। क्या लिखना है आगे बताइए? इफ के आगे क्या लिखना है? वो खाली स्थान है। ठीक है, तो इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, वो होती है डेल एम अपॉन डेल वाई। देखो m के साथ डेल लगाएंगे तो अपॉन में y आएगा। यहाँ पे m के साथ क्या है? dx है ना, तो यहाँ पे m के साथ क्या आ रहा है नीचे? y। यहाँ पे x है तो यहाँ उल्टा उसका y आएगा, n के साथ x आएगा। हाँ, ध्यान रखना। तो m के साथ यहाँ पे x है तो यहाँ पे m के साथ क्या आना चाहिए? y, उसका उल्टा। और यहाँ पे n के साथ y है तो यहाँ पे n के साथ क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। बस, तो ये वाली
डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहलाती है यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तभी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है जी। अब ये डेल एम डेल डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या होता है, या डेल एम अपॉन डेल वाई कैसे निकालते हैं, डिटेल लेक्चर में जाके देख लीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन का लिंक दे देंगे, वहां जाके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल लेक्चर है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रख लीजिए कि इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होती है। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मॉड ऑफ द सीरीज दिस, इस सीरीज का मॉड निकालना है। देखो हमने मीडियन का क्वेश्चन भी आया था, मीन का भी आया था, अब मॉड का भी आ गया। अब मॉड कैसे निकालेंगे भैया? मॉड जो निकालते हैं वो निकालते हैं जी, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो उसको। ठीक है, मॉड का मतलब अनग्रुप डाटा का मॉड का मतलब होता है कि जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मॉड कहते हैं। ठीक है जी, उसको मॉड कहते हैं। और इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से क्या होता है ना भैया, उससे पता चल जाता है कौन सा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सबसे छोटा कौन सा इसमें 1 है, चलो 1 कर, इसको 1 हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में। हाँ, एक के बाद फिर 2 आता है। 2 कहाँ कहाँ है? 1 2 3, तो 2,2,2 3 बार आ गया ना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद 3 है जी, 1 2 3 बार, 3,3। ठीक है जी, 3 2 बार है। उसके बाद 4 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 4 लिख दे। फिर 5 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 5। यहाँ पे टिक मारते रहो, यहाँ पे भी लिख दो। उसके बाद सब पे टिक लग चुका है, 6 बचा केवल। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं, यहाँ पे भी गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े, तो 9 आंकड़े ऊपर नीचे आ गए। ओके ठीक है, इसका मतलब हमने सब लिख दिया, कोई छूटा नहीं है। ठीक है जी। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है भैया कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, 2 जो है 3 बार है ना, और 3 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो है मॉड क्या होगा? 2 होगा। बस जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मॉड होता है, बस कुछ नहीं करना। तो 2 आंसर आ गई, कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x इंटीग्रेशन dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो लिख दीजिए यहाँ पे। तो पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका सेम इंटीग्रेशन होता है, सेम डिफरेंशिएशन होता है, वो है e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। बस प्लस सी तो इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन लगता है, प्लस सी और लगा लीजिए, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चाहो तो एक पावर एक्स भी छोड़ सकते हैं, उसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। डिटेल लेक्चर में एक ही पावर एक्स वगैरह वगैरह सब डिटेल में बता रखा हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब cos x का इंटीग्रेशन और लिमिट लगी 0 से π/2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है भैया, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस हटा दो, प्लस साइन एक्स। बस, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? साइन x होता है। cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। और चूंकि यहाँ पे लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट लगी 0 से π/2, तो यहाँ पे लिमिट लगा दो बक्से के अंदर 0 से π/2। बक्से के अंदर मेरा बक्सा झुमका रह गया बक्से में। हाँ, एक गाना सुना आपने, अलमोड़ा अंग्रेजी आयो टैक्सी में, तो बक्से में। हाँ, तो साइन एक्स 0 से π/2, तो इसमें लिमिट जब लगती है 0 से π/2, तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं फंक्शन में और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट रखो तो x की जगह π/2, मतलब साइन π/2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है, बस सॉल्व कर दो इसको। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 - 0 1 होता है, आपका आंसर 1 आ गया है। ठीक है जी, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 पे गामा 5 का मान ज्ञात कीजिए। गामा 5 बराबर क्या होगा? अच्छा देखिए भैया, ऐसा है
कि कोई भी नेचुरल नंबर है, n मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, हाँ? डिटेल लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। गामा n को फैक्टोरियल में बदलो। गामा अगर n नेचुरल नंबर है तो उसको फैक्टोरियल में बदलना चाहिए, और नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर है तब गामा लगा हुआ है उसके ऊपर, तो उसको फैक्टोरियल में बदलना हो तो एक कम करके, n में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और इस पे फैक्टोरियल लगा दो। देखो ये ऊपर की तरफ जब डंडा ऐसे डंडा ऊपर की तरफ है ना, तो ये गामा है, और ऐसे l की जैसे बना है तो ये फैक्टोरियल होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसको n-1 का फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है, ऐसा एक डंडा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो गामा n को फैक्टोरियल में बदलना हो तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है जी। यहाँ पे 5 है ना, तो एक कम करके मतलब 4 कर दो और फैक्टोरियल लगा दो। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n का मान क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टोरियल 4 का फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या। फैक्टोरियल 4 को जब सॉल्व करते हैं तो 4 से शुरू करते हैं, एक एक कम करके 1 तक ले जाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। ये तो आपको पता होना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डिटेल लेक्चर में हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, आप जाके देखिए। हमारे चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हर टॉपिक की प्लेलिस्ट मिलेगी, और उसको एक एक करके आप देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 दूना 24 24, तो 24 आपका आंसर हो गया भैया। गामा 5 की वैल्यू 24 है, हाँ ये आंसर हो गया, बस खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन का 1/3 रूल लिखिए, सिम्पसन का 1/3 रूल, ठीक है जी। इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल फॉर्मूला लिखना है आपको। सिम्पसन 1/3 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है जब भी आप फॉर्मूला निकालो तो वो होता है एरिया वाइज होता है, या इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर होता है h/3, ध्यान देना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, h/3 बड़ा ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट का सम प्लस 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में ऑड ऑर्डिनेट का सम। बस ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तभी आप कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो 2 मार्क्स का है, लेकिन वहां पे 10 मार्क्स का है। डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ, आगे भी इसी क्वेश्चन पेपर में आगे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रखा है, सिम्पसन 1/3 रूल का, ठीक है जी। सिम्पसन 1/3 रूल का, हाँ, गामा फंक्शन का भी आ रखा है, और कोटि से संबंध मतलब रैंक कोरिलेशन का भी आ रखा है, और सिम्पसन का भी आ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब देखो इस फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, सिम्पसन 1/3 रूल ये है, और स्पीयरमैन रैंक, कंफ्यूज मत होना, ये ए भी एस से शुरू हो रहा है, ये भी एस से शुरू हो रहा है। ऐसा मत करना कि सिम्पसन की जगह इसका फॉर्मूला लिख दो और इसकी जगह सिम्पसन का लिख दो। हाँ, सिम्पसन का भैया ये है, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला ये है। देखो ये होता क्या होता है, R इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन d² अपॉन n इंटू n² -1। याद रखेंगे, ठीक है जी। ये क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हाँ, याद रख लो भाई, कुछ नहीं है और कुछ नहीं। देखो आर तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डी जो है रैंक, इसकी जो रैंक होती है R1 - R2 से निकलता है डी, ठीक है। वहां पे जाके डिटेल लेक्चर में देखेंगे आप। तो यहाँ पे तो सिंपल आप याद रख लीजिए बस, है ना। आपने अगर डिटेल लेक्चर देखें तो आपको याद आसानी से हो जाएगा, रिविजन हो रहा है, बल्कि याद भी नहीं रिविजन हो रहा है अगर आपने पढ़े तो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो तभी। क्वेश्चन नंबर 15,
f1x इंटू f2x dx इज इक्वल टू क्या होगा जी? देखो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे बताते हैं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करना हो ना तो कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी। फिर माइनस का चिन्ह आता है बीच में और फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन और बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़ा इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा देखिए। हाँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे कि यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इस फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद पूरे के इंटीग्रेशन का चिन्ह ये लग जाता है। ये होता है जी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। बस ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, मतलब f1x आएगा इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, f2x का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये आ गया, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर बड़ा इंटीग्रेशन और बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन dx और f1x, ठीक है जी। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, f2x का इंटीग्रेशन हो गया जी, ठीक है जी। और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ पे dx लगा दो क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन करना। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये ऐसा लिखना है आपको, जब ऐसा लिखेंगे आप तो 2 मार्क्स आपकी कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। log x का कैलकुलेट इंटीग्रल कोएफिशिएंट ऑफ log x बेस e, मतलब log x बेस e का इंटीग्रेशन निकालना आपको, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इंटीग्रेशन log x बेस e dx इज इक्वल टू क्या होता है जी। देखो भैया ऐसा है, log x का डिफरेंशिएशन तो पता है 1/x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पता। इंटीग्रेशन मतलब log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है कि हम डायरेक्ट उसकी जगह log x की जगह 1/x, गलती से log x का इंटीग्रेशन 1/x मत कर देना, वो गलत है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि इंटीग्रेशन। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन तो हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन जिसका नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से एक फंक्शन इसमें इंक्लूड करते हैं और उसको हम, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। उसको क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, देखो log x इंटू 1 कर दो, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, 1 का मल्टीप्लाई log x में करें log x ही आता है ना, तो 1 अपनी तरफ से हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ये dx, तो log x को फर्स्ट फंक्शन मान लो और 1 को आप सेकंड फंक्शन मान लो। log x को फर्स्ट फंक्शन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है, और अगर हम इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तो सेकंड फंक्शन का तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो log x का डायरेक्ट होता ही नहीं, तो इसलिए log x को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाता है, ठीक है जी। ओके, अब लगा दो आप फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला, ये वाला। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, मतलब log x इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा, ठीक है। ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन dx और ब्रैकेट में लिख दो log x, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू सेकंड फंक्शन का, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद कर दो और dx लगा दो, ठीक है जी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। अच्छा, log x का log x ही रहेगा, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, विद रिस्पेक्ट टू x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आपको पता होना चाहिए, माइनस log x का डिफरेंशिएशन, बड़ा इंटीग्रेशन तो बाहर है ही, बड़े ब्रैकेट के अंदर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, आपको पता होना चाहिए, इनटू 1 का इंटीग्रेशन ये x होता है और ये dx लगा, तो x से x कर जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा क्या, बचेगा, देखो इधर तो हो गया x log x, क्या हो गया x log x माइनस, अब यहाँ पे केवल 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही x होता है और प्लस c लगा दिया जाता है इंडेफिनिट आंसर, बस। तो x log x माइनस x आपका आंसर आ गया,
आपको चाहो तो x कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपके इस क्वेश्चन पेपर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सेक्शन बी का। ठीक है जी, सेक्शन बी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो सारे कराएंगे, आप चिंता मत करो। आप अच्छे से ध्यान से देखो, बस नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी लो, इससे रिलेटेड अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करो, तो अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, 100% आएंगे, और आपकी मैथ्स की बैक्स की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो भैया ऐसा है जैसे मोक्ष बोलते ना, हिंदुइज्म में बोलते हैं मोक्ष मिलना, मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, तो मोक्ष ऐसे ही जिस प्रकार से मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है, उस प्रकार से मैथ्स की बैक से मोक्ष मिलना या मुक्ति मिलना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रयास करो कि बैक ही ना आए, और आ गई है तो किसी तरीके से निकालिए भैया, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।